योग सूत्र के व्याख्या जिसको ओशो ने किया है उसकी हम चर्चा कर रहे थे और ये है सूत्र 8। पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र अपने आप में एक महान ग्रंथ है और 6 महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक है भारत के। वैसे तो जितने दर्शन हैं उनमें से 6 जो दर्शन हैं जो मतलब कि आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, उनमें से एक दर्शन जो है वो है योग, और उसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है पतंजलि ने। और पतंजलि के उस योग सूत्र के 8वें सूत्र को हम पढ़ रहे थे, जिसका अर्थ था विपाय एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाती जैसा वह है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब कुछ परिभाषाएं जो आगे चलकर सहायक होंगी, ये मेरी व्याख्या नहीं है, यह ओशो की व्याख्या है, उसको ही हम देख रहे हैं। अब कुछ परिभाषाएं जो आगे चलकर सहायक होंगी। विपाय की परिभाषा है असत ज्ञान, किसी विषय के बारे में मिथ्या धारणा, झूठी धारणा जो विषय उस तरह से मेल नहीं खाती, जो उस तरह मेल नहीं खाती जैसा वह है। हम सबके पास असत ज्ञान का बड़ा बोझ है, क्योंकि इससे पहले कि हम तथ्य का साक्षात्कार करें हमारे पास पहले से ही पूर्व अवधारणाएं होती हैं। यदि तुम हिंदू हो और किसी का तुमसे परिचय कराया जाए कि वह एक मुसलमान है तो फौरन तुमने गलत विचार ले लिया कि वह आदमी गलत होगा। यदि तुम ईसाई हो और कोई तुमसे परिचित हुआ यहूदी, तो आप सपने में भी उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। एक यहूदी ऐसा कहने से ही तुम्हारी पूर्व अवधारणाएं प्रवेश कर चुकी हैं। तुम्हें लगता है जैसे कि तुम इस आदमी को जानते ही हो। अब इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो यह किस तरह का आदमी है, यह एक यहूदी है। तुम्हारा पहले से ही धारणा बना लेने वाला पूर्वग्रही मन है, और यह पूर्वग्रही मन तुम्हें असत ज्ञान देता है। सभी यहूदी बुरे नहीं होते और ना ही सब ईसाई अच्छे होते हैं, न सारे मुसलमान बुरे होते हैं, ना ही सभी हिंदू अच्छे होते हैं। वस्तुतः अच्छाई और बुराई का संबंध किसी जाति से नहीं होता, इसका संबंध व्यक्ति से होता है। बुरे मुसलमान हो सकते हैं या बुरे हिंदू भी हो सकते हैं, अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं, अच्छे हिंदू भी हो सकते हैं। अच्छाई और बुराई किसी देश से या जाति से या किसी सभ्यता से कोई संबंध नहीं रखती है, इसका संबंध व्यक्तियों से है, व्यक्तित्व से है। लेकिन कठिन है बिना किसी पूर्वग्रह वाले व्यक्ति का सामना करना। यदि तुम कर सको तो तुम एक नया बोध पाओगे। और इसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई थी। एक बार मेरे साथ कुछ घटित हुआ। जब मैं यात्रा कर रहा था, मैं अपने डिब्बे में दाखिल हुआ। बहुत से लोग मुझे छोड़ने आए हुए थे, तो वह दूसरा यात्री जो डिब्बे में था फौरन मेरे पैर छूने लगा और बोला, आप तो कोई बड़े संत ही होंगे, इतने सारे लोग आपको छोड़ने आए हैं। मैंने उस आदमी से कहा, मैं मुसलमान हूँ, शायद मैं बड़ा संत हूँ लेकिन मैं मुसलमान हूँ। उसे झटका लगा। उसने मुसलमान के पाँव छू लिए थे और वह एक ब्राह्मण था। उसे पसीना आने लगा, वह घबरा गया। उसने फिर मेरी ओर देखा और बोला, नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। केवल अपने को तसल्ली देने के लिए उसने कहा था, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँगा मजाक। मैंने कहा, मेरे पाँव छूने से पहले तुम्हें पूछताछ कर लेनी चाहिए। पूछताछ कर लेनी चाहिए थी उसके बारे में। फिर हम दोनों साथ थे डिब्बे में। बार बार वह मेरी ओर देख लेता और वह लंबी गहरी सांस भरता। वह ज़रूर सोच रहा होगा जाकर खान कर लेने की बात। वह मुझसे साक्षात्कार नहीं कर रहा था, मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन उसके लिए महत्व रखती थी अपनी मुसलमान संबंधी धारणा, और यह कि वह ब्राह्मण था, कि मुझे छू लेने से अशुद्ध हो गया है। चीज़ जैसी है वैसा उसके साथ कोई साक्षात्कार नहीं करता। तुम में पूर्व धारणाएं हैं, यह पूर्व ग्रह विपार्य का निर्माण करते हैं। यह पूर्व धारणा असत ज्ञान का निर्माण करता है।
जो कुछ भी तुम सोचते हो, यदि तुमने तथ्य को ताजे स्वप्न में नहीं पाया है तो वह गलत ही होने वाला है। अपने अतीत को बीच में मत लाओ, अपने पूर्वाग्रहों को बीच में मत लाओ। अपने मन को एक तरफ रख दो और तथ्य का साक्षात्कार करो। जो कुछ भी देखने को है केवल देखो उसे, प्रक्षेपण मत करो। हम प्रक्षेपण किए चले जाते हैं। हमारे मन तो बस बचपन से ही पूरी तरह मरे हुए, जड़ हुए होते हैं। हर चीज़ हमें बनी बनाई दे दी गई है और उस बने बनाए तैयार ज्ञान द्वारा सारा जीवन एक भ्रांति बन गया है। तुम वास्तविक व्यक्ति से कभी नहीं मिलते, तुम वास्तविक भूल कभी नहीं देखते। केवल सुनकर कि यह गुलाब है तुम यंत्रवत कह देते हो सुंदर है। तुम्हें सुंदरता की प्रतीति नहीं होती, तुमने सुंदरता को महसूस नहीं किया, तुमने इस फूल को छुआ नहीं। केवल इतना कि ये गुलाब है, गुलाब सुंदर होते हैं, यह तुम्हारे मन में है। इसलिए जिस क्षण तुम सुनते हो गुलाब, मन प्रक्षेपण करता है और कह देता है वाह क्या सुंदर है या यह सुंदर है। हो सकता है कि तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें अनुभव हो गया है कि गुलाब सुंदर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यह भ्रम है। जरा इसे पर ध्यान दो। इसलिए बड़ों की अपेक्षा बच्चों में कहीं ज़्यादा गहरे पहुंचते हैं, क्योंकि वे नामों को नहीं जानते, वे अभी पूर्वाग्रही नहीं हैं। यदि कोई गुलाब सुंदर है केवल तभी वे सोचेंगे कि वह सुंदर है। उनके लिए सभी गुलाब सुंदर नहीं है। बच्चे चीज़ों के ज़्यादा करीब चले जाते हैं। उनकी नज़रें ताज़ी होती हैं, चीज़ें जैसी हैं वे उसी तरह उन्हें देखते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि चीज़ें किस चीज़ को कैसे प्रक्षेपित करें। लेकिन हम हमेशा उन्हें बड़ा करने की, उन्हें व्यस्त बनाने की जल्दी में होते हैं। हम उनके मन को ज्ञान से, जानकारियों से भर रहे हैं। इधर मनोवैज्ञानिकों की सबसे नई खोज है कि जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो वे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं उससे जबकि वे यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं। नवीनतम खोजें यह सिद्ध करती हैं। पहली श्रेणी में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तब उनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है। उनकी बुद्धि कम और कम और कम होती जाएगी जैसे जैसे वे ज्ञान में विकसित होते जाते हैं। जब तक वे स्नातक और पंडित और डॉक्टर होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। जब वे लौटते हैं डॉक्टर की डिग्री लेकर, पीएचडी लेकर, वे अपनी बुद्धि कहीं यूनिवर्सिटी में ही छोड़ चुके होते हैं। वे मुर्दा होते हैं, वे ज्ञान से भरे हुए होते हैं, ज्ञान से ठसाठस भरे होते हैं, लेकिन यह ज्ञान मिथ्या ही है, हर चीज़ के लिए पूर्वाग्रह। अब वे चीज़ों को सीधे सीधे अनुभव नहीं कर सकते, वे जीवित व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, वे सीधे तौर पर संबंधित नहीं हो सकते। हर चीज़ शब्दों का आडंबर हो गया है, शाब्दिक। अब वह वास्तविक नहीं, वह मनोगत हो गई है। विपाय एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाती जैसा वह है। ये मूल सूत्र है। इसी के बारे में आगे उसको कहते हैं कि अपने पूर्वाग्रहों, ज्ञान, धारणाएं पहले से सूत्रबद्ध की हुई जानकारी एक ओर रख दो। तो चलो रख देते हैं। मैंने पूर्व अवधारणा बनाई है लड़कों के बारे में, तो मैं यहाँ पे वो त्यागने की कोशिश करती हूँ, बट मैं देखती हूँ कि मैं बायस हूँ बहुत ज़्यादा लड़कों को लेके। अगर कोई लड़का है तो मेरे दिमाग में पहली छवि ये होती है कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लड़कों को गलत इन द सेंस, किस सेंस में मैं गलत की बात कर रही हूँ, मैं सबको लगता है कि समाज ने सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत किया है, लेकिन लड़कों के साथ दुगना गलत हुआ है। हमें यानी गर्ल्स को, फीमेल्स को सामाजिक और भौतिक रूप से तोड़ा गया है, फिजिकली एंड सोशली, लेकिन लड़कों को और बुरी तरीके से तोड़ा गया है। उन्हें मेंटली और इमोशनली
पैरालाइज कर दिया गया है। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, लड़के जो महसूस करते हैं वो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो कर रहे हैं। लड़कियाँ बहुत हद तक, महिलाएं खासकर माएँ बच्चे के लिए, बहनें भाइयों के लिए, और अगर एक पत्नी खुले मन की है और पति के सामने कह पाती है तो हाँ, पत्नी पति के सामने, तो वो कम से कम सबके सामने नहीं, लेकिन कम से कम कुछ खास जो लोग होते हैं उसके जीवन में, उससे वो वैसा खुल जाती है इमोशनली, मेंटली, जैसी वो अंदर से होती है। लेकिन पुरुष बहुत दोगला है, वो चाहेगा आपको लेकिन कहेगा नहीं। वो फादर हो सकता है, मतलब एज ए फादर भी, बहुत कम फादर आज के जनरेशन के तो हो रहे हैं कि वो कह पा रहे हैं अपने बच्चे से, गले लगा पा रहे हैं। लेकिन मेरे गांव जिसमें मैं रहती हूँ, इतना पिछड़ापन है कि 18 साल का कोई लड़का, किसी 18 साल के लड़के को उसके पिता ने गले लगाया हो, ये आज तक की अनहोनी घटना है, अवास्तविक है, कल्पना मात्र है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक 18 साल की लड़की एक औरत को गले लगा सकती है, विदाई होते हुए या कुछ अवसरों पे पिता को भी गले लगाया जा सकता है, भाई को भी गले लगाया जा सकता है, लेकिन एक पिता पुत्र को गले नहीं लगा सकता। और जब बच्चा ऐसे ही देखता है तो मैं दोगलापन या बुरा इस सेंस में कह रही हूँ कि लड़के प्रकृति में या लड़कियां प्रकृति में बुरी नहीं है। अपना जो उनका बेसिक बायोलॉजिकल फीचर है वो तो चलो ठीक है, एक चीज़ हो जाती है, लेकिन जो उन्हें इमोशनली बना दिया गया है कि भावनाएं महसूस ही नहीं करनी है, कॉन्शियसनेस, ईगो, मेल ईगो इतना बढ़ा चढ़ा होता है कि चाहता है कि सामने सरेंडर कर दे खुद को पूरी तरह, सरेंडर इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअली, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ पाती है कि सरेंडर कर पाए, क्योंकि उसका ईगो, उसका अहम उसे अनुमति नहीं दे पाता कि तुम्हें सरेंडर होना है। चाहे वो माँ से प्रेम हो, खुद से प्रेम हो, खुद से प्रेम में भी कंजूसी करेगा व्यक्ति। ऐसे सारे मेल्स या फीमेल्स के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये 90% मेल्स हैं ऐसे जो महसूस कुछ कर रहे हैं, दिल में कुछ और है, ज़ुबान पे कुछ और है। जिस दिन ये मुंह पे और ज़ुबान पे और अंदर और बाहर एक हो जाएंगे, उस दिन दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि अंदर बाहर जैसे हैं वो, उसमें बहुत बहुत दोगलापन है, उसमें बहुत द्वंद्व है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखाते। अंदर से सामने वाले के लिए दया आ रही हो, लेकिन सामने से उन्हें कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, लड़ना है। गाली देने से वो ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन फिर भी गालियाँ देनी है सामने वाले को। गालियाँ देने से, किसी को रोस्ट करने से, किसी को बुली करने से सामने वाला जितना डैमेज होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो खुद डैमेज होते हैं। बट ऐसा करते 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 वो इस अवस्था में पहुंच चुके होते हैं कि वो ये सोच ही नहीं पाते, जब उन्होंने पहली बार किसी को अपमानित किया होगा और जो 100वीं बार 1000वीं बार हो चुका होगा, तो फिर वो इसको ही सही मानने लगते हैं, जैसे कि ये उनका हक हो, जैसे कि ये तो उन्हें करना ही होता है चाहे उनका मन हो या ना हो। जैसे कि बिना मन की उन्हें नौकरी करनी होती है, चाहे उनका मन नहीं है लेकिन वो नौकरी करेंगे, वो नौकरी करेंगे जिसमें उनका कोई मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि लड़के अपनी फैमिली को पालते हैं। अरे भाई, तुम अपने मन की जॉब करोगे तब भी तुम अपनी फैमिली को पालोगे और खुशी से पालोगे, और जब तुम अंदर से आनंदित होगे तो तुम दूसरों को आनंदित कर पाओगे। लेकिन इस दोगलेपन में कि नहीं, जब तक हर्ट ना हो, मतलब जब तक दुख ना हो, जब तक दर्द ना हो, तो जिस काम में मन भी ना लगे लेकिन वो भी करना पड़ रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि हाँ, हमने अपने परिवार के लिए ये किया है, हमने अपने परिवार के लिए ये छोड़ा है, वो छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? मत छोड़ो। मैं तो कहती हूँ वो करो जो तुम्हारा करने का मन है। क्यों दूसरों के लिए हमेशा ही करना है काम? तुम अपने मन का काम चुनो, उसमें एक्सीलेंस करो, उसमें एक्सपर्ट बनो। तुम अपना परिवार भी पालोगे और अपना मन भी, मतलब वो वाला मन नहीं,
तुम अंदर से, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी हर एक व्यक्ति की एक बेसिक नेचर होती है, और अगर आप अपनी बेसिक नेचर के बहुत विपरीत काम कर रहे हो, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हो, आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने विरुद्ध हो। आप सामने 10 कदम चलोगे, पीछे आप 10 कदम गिर गए हो। तो सबसे ज़्यादा जो सभ्यता ने मेंटली और इमोशनली डैमेज किया है, वो किया है पुरुषों को। पुरुष फिल्मों में ऐसे लड़कियों को मटेरियल की तरह यूज करते करते ऐसा हो गया है उनका मेंटलिटी कि ऐसे ही तो करते हैं हर पुरुष। जैसे एक लड़की थी मेरे साथ में, हम AIR में काम करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में। तो मैं एक स्टेशन में काम करती थी एज अ कंपेयर। मेरे साथ एक सामने एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी कुछ दिनों बाद। तो मैंने कहा तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? कहती हाँ चाहते हैं। मैंने कहा कि तुम उसको कॉल करती हो बार बार, वो इग्नोर करता है, तो कॉल करना बंद क्यों नहीं कर देती हो? तो क्योंकि जब तुम उसको स्पेस दोगी तब उसको तुम्हारी याद आएगी, तब तो वो तुम्हें याद करेगा, तुम ही इतनी क्यों करती हो? तो वो बोली कि उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज ना आए, उसका गुड नाइट का मैसेज ना आए तो मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा क्यों बुरा लगता है? I mean, क्यों ऐसा है कि तुम्हें बुरा लगता है? कहने लगी ऐसे ही तो। मैंने फिर उसके इंस्टाग्राम जब चल रहा था सडनली देखा तो उसके में यही आ रही थी, न्यूली मैरिड लड़कियां या मैरिज हो चुकी है, होने वाली है। तो वो ऐसी लड़कियों को भ्रम में सा पूरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कि आप जो देख रहे हो वैसे ही आपके साथ होने लगता है। तो उसमें ज़्यादातर लड़कियां कि देखो मेरे लिए ये करो वो करो। तुम उस लड़के से एक संभावना कि वो तुमसे निस्वार्थ प्यार कर सकता था, वो अपने तरीके से प्यार कर सकता था, तुमने उसको चेंज कर दिया। अब वो तुम्हारे अनुसार प्यार करने की कोशिश करेगा, वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान का प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग है। कुछ लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, वो जता नहीं पाते, वो कह नहीं पाते। हाँ, अगर तुम्हें कहना है कि मुझे सुनना पसंद है तो ऐसे जिद करके नहीं कि तुम मुझसे कहो, कुछ ऐसा तरीका अपनाओ जिससे वो कहे भी। हाँ, कभी कभी तुम 1000 दिनों में 100 दिनों में एक बार कह दो, गुस्सा हो जाओ कि मुझे सुनना पसंद है तुम्हारे मुंह से, या तुम्हारा कहना मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये क्या है? एक क्या है कि तुम हर दिन उसको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के लिए कह रही हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहा? नॉट पॉसिबल। और वो भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो, कोई तुम्हारे दिल की बात ना सुन रहा हो, या तुम उसकी बात दिल की नहीं सुन रही, तो फिर भी एक वो बनती है। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे जैसे सोचती थी पहले, लेकिन पता नहीं क्यों अब तो मुझे ऐसा ही आता है। मेरी तो सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती चली जाती हूँ। तो बिना आत्ममूल्यांकन किए, क्योंकि वो लड़की एक टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, और वो लड़की प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। तो मैंने कहा कि तुम जातिवादी मानती हो? कहने लगी वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन पूरा स्टाफ मानता है। ये भारत की रियल कंडीशन है जिस पे बातें ही की जा सकती हैं, क्योंकि इतने अंदर तक जाति बसी होती है कि जाति ही नहीं है। और ये बहुत कटु तथ्य है, और क्योंकि मैंने तो स्वयं अनुभव करा है। हाँ, मैं भी उससे पीड़ित हुई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दलित समाज से हूँ तो मैं पीड़ित हुई हूँ, नहीं, मैं दलित समाज की वजह से पीड़ित नहीं हुई हूँ, मैं अलग तरीके से पीड़ित हुई हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं, पूर्व धारणाएँ बहुत गहराई में फंसी हुई हैं, बहुत गहराई में, और बहुत कठिन है इन्हें निकाल पाना। तो हम क्या कह रहे थे कि अपने पूर्व अनुमान, ज्ञान, धारणाएं, पहले से सूत्रबद्ध की हुई जानकारी एक और रख दो और ताज़ी निगाह से देखो। और मैं यहाँ पे आगे कोशिश करूँगी कि अनुभव बताऊँ, लेकिन अपनी ताज़ी निगाह रखती चलूँ। फिर से बालक बन जाओ। और मैं प्रति क्षण एक कोशिश करती ही रहती हूँ, या मैं सब लोग कहते हैं कि क्या बच्चों की तरह तुम करती हो, तो मैं लेकिन करती हूँ। मैं सुनती तो कभी किसी की हूँ ही नहीं। ऐसा क्षण प्रति क्षण करना पड़ता है, क्योंकि हर क्षण तुम धूल इकट्ठी कर रहे हो। हाँ, तो मेरे केस में काम कर रहा है
मैं प्रति क्षण ये कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ी नहीं हूँ। नान इन सब नहीं, इधर से पढ़ना। सबसे पुराने योग सूत्र में से एक सूत्र है, हर क्षण अतीत के प्रति मरो ताकि तुम हर क्षण पुनः जीवित हो सको। अतीत के हर क्षण को जाने दो, उस सारी धूल को फेंक दो जो तुमने इकट्ठी कर ली है, और फिर नए सिरे से देखो। लेकिन ऐसा निरंतर करना पड़ता है, क्योंकि अगले ही क्षण धूल फिर इकट्ठी हो चुकी होगी। नान इन जब एक खोजी था तो किसी जैन गुरु की खोज में था। फिर वह बहुत बरसों तक अपने गुरु के साथ रहा, और एक दिन गुरु ने कहा, हर चीज़ ठीक है, तुमने लगभग प्राप्त कर लिया है। लेकिन गुरु ने कहा था लगभग, इसलिए नान इन ने पूछा, आपका मतलब क्या है? गुरु ने कहा, मुझे तुम कुछ दिनों के लिए दूसरे गुरु के पास भेजना होगा, मुझे तुम्हें कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे गुरु के पास भेजना होगा। यह बात अंतिम परिष्कृत का आकर्ष दे देगी। नान इन बहुत जोश में था। वह बोला, मुझे फ़ौरन भेजिए। एक चिट्ठी उसे दे दी गई और वह बहुत उत्तेजित था, क्योंकि उसने सोचा उसके ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जा रहा था जो उसके अपने गुरु से अधिक महान था। जब वह पहुंचा, उसने पाया कि वह आदमी कुछ खास नहीं है, बस सराय का रक्षक द्वारपाल है। नान इन ने बहुत निराशा महसूस की। उसने सोचा, यह किसी किस्म का मजाक होगा। यह आदमी मेरा अंतिम गुरु होने जा रहा है। यह मुझे समापन संग देने वाला है। लेकिन नान इन आ ही गया था, इसलिए उसने सोचा कुछ दिनों के लिए यहीं रहना बेहतर है, कम से कम विश्राम के लिए ही। फिर मैं वापस जाऊंगा। यह बहुत लंबी यात्रा थी, इसलिए उसने सराय के रखवाले से कहा, मेरे गुरु ने एक चिट्ठी भेजी है। सराय का रखवाला बोला, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए तुम अपनी चिट्ठी रखो, इसकी ज़रूरत नहीं, और चाहे जो भी हो तुम यहाँ ठहर तो सकते ही हो। नान इन ने कहा, लेकिन मुझे भेजा गया है तुमसे कुछ सीखने को। भटियारे ने उत्तर दिया, मैं केवल सराय का रक्षक हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, तुम शायद गलत आदमी के पास चले आए हो। मैं केवल एक भटियारा हूँ, मैं सिखा नहीं सकता, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन चूँकि तुम आ गए हो, तुम मुझे ध्यान से देख तो सकते हो, शायद यह सहायक हो। बस विश्राम करो और देखो। लेकिन ध्यान से देखने को कुछ था नहीं वहाँ। सुबह वह सराय का दरवाज़ा खोलता, फिर अतिथि आते और वह उनकी चीज़ें साफ कर देता, पात्र और हर चीज़, और वह काम करता। और रात को जब सब लोग आ चुके होते थे और अतिथि अपने बिस्तर पर सोने चले गए होते, तब वह फिर चीज़ों को साफ करता, पात्र बर्तन हर चीज़। फिर सुबह को फिर सब वही। तीसरे दिन तक नान इन ऊब गया था। वह बोला, ध्यान से देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम बर्तन साफ किए जाते हो, साधारण काम करते रहते हो, तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए। सराय रक्षक हंस पड़ा, लेकिन कुछ बोला नहीं। नान इन वापस आ गया। वह अपने गुरु के साथ बहुत नाराज़ हुआ, कहने लगा, क्यों मुझे इतनी लंबी यात्रा पर भेज दिया? और यह बात थकाने वाली थी, जबकि यह आदमी तो केवल एक साधारण सराय रक्षक था और उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। वह तो बस बोला था, ध्यान से देखो, और वहाँ ध्यान से देखने को कुछ था ही नहीं। गुरु ने कहा, लेकिन तो तुम भी तो वहाँ 3-4 दिन तक रहे। यदि वहाँ देखने को कुछ नहीं था तो तुमने देखा तो होगा। तुम क्या कर रहे थे? वह बोला, मैं देखता था। रात को वह बर्तन हंडियाँ साफ करता, वह हर चीज़ अलग लगा कर रखता और सुबह वह फिर साफ कर रहा होता। गुरु ने कहा, यही है शिक्षण, यही है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। वह रात को उन बर्तनों को साफ कर चुका होता।
इसका क्या अर्थ है? रात में जबकि कुछ हुआ भी नहीं, वे फिर गंदे हो चुके होते थे। कोई धूल फिर जम चुकी होती थी। तो हो सकता है तुम शुद्ध हो, अभी हो तुम, शायद तुम निर्दोष हो, लेकिन हर क्षण तुम्हें सफाई जारी रखनी पड़ती है। हो सकता है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी केवल समय के व्यतिक्रम द्वारा तुम अशुद्ध हो जाते हो। क्षण प्रति क्षण मात्र समय के बीतने द्वारा। यदि तुम कुछ कर भी नहीं रहे होते, केवल एक पेड़ों के नीचे बैठे हुए होते, तुम मैले हो जाते हो। और वह मैलापन इसलिए नहीं होता कि तुम कुछ बुरा कर रहे थे या कुछ गलत कर रहे थे। यह घटित होता है केवल समय के बीत जाने पर। धूल इकट्ठी हो जाती है, इसलिए तुम्हें सफाई करते रहना होगा। और यही अंतिम संकर्ष है। इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि तुम गर्वीले हो गए हो, कि तुम शुद्ध हो, और अब तुम्हें सफाई करने की सिर्फ आवश्यकता के लिए प्रयत्न करने की चिंता नहीं रही है। क्षण प्रति क्षण व्यक्ति को मरना होता है और फिर पुनर्जीवित होना होता है। केवल तभी तुम असत ज्ञान से मुक्त हो सकते हो। शब्दों के जोड़ मात्र से बनी एक धारणा जिसके पीछे कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती, वह विकल्प कल्पना है। अब ये हमें नेक्स्ट वीडियो में सूत्र पढ़ना है, और मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा शब्द कहने से ऐसा लगता है, बहुत हल्कापन महसूस होता है, लेकिन आपको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आ रहा है इसको पढ़ते हुए। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए सूत्र के साथ आपको बताएंगे, और आपके जो भी अनुभव हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं, कमेंट्स में करिए। मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं क्षण प्रति क्षण मरती भी हूँ, जीती भी हूँ, और कभी कभी लंबे टाइम तक नहीं मर पाती हूँ। कभी कभी एक ही मिनट में 1000 बार मर लेती हूँ। तो अच्छी यात्रा पर हैं हम। मैं आपको, आप मुझे आमने सामने से नहीं जानते, लेकिन हम एक ही यात्रा पर हैं। तो चलिए, चलते हैं साथ में।